हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन जया क्लासेस। जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप सुपर टेट की सीरीज पढ़ रहे हैं और सुपर टेट की सीरीज में ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश से संबंधित पैराग्राफ और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हमने लिया है हिंदी को, और हिंदी का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो इसी पैराग्राफ के थ्रू है, और पैराग्राफ के लिए निर्देश है कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक की कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये पंक्तियां जो दिखाई दे रही हैं कविता की, आप इसको देखेंगे और इसका थोड़ा सा समझ लें कि क्या अर्थ है। चमकीली है सुबह आज की आसमान में। आज की सुबह आसमान में, जो आज की सुबह दिखाई दे रही है, चमकीली दिखाई दे रही है। और सुबह होती है तो आपने देखा है कि रात के बाद जब सुबह होती है तो क्या होता है, प्रातः काल होने का मतलब जब सूरज निकलता है तो अंधकार को हटाता हुआ अपनी छटा बिखेरता है और अपने प्रकाश से इस जगत को प्रकाशमान करता है, प्रकाशित करता है। तो कवि कह रहा है, चमकीली है सुबह आज की आसमान में। आज के आसमान में आज की सुबह जो दिखाई दे रही है चमकीली है। निश्चय ही कल की सुबह और चमकीली होगी। कवि को ऐसा विश्वास है कि कल की जो सुबह होगी, मीन्स आने वाला कल, आने वाले कल की जो सुबह होगी वो आज से भी अधिक चमकीली होगी। मीन्स हमारे जगत को आज से भी अधिक प्रकाशमय बनाएगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, और जो बेचैनी है वो दूर हो जाएगी, जिससे खुशी के फूल खिलेंगे। कब? कल, क्योंकि कल की सुबह अधिक चमकीली होगी। घुटन गमकती सांसों की आवाज सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन्न छिन्न होगी फिर। घुटन जो है वो गमकती सांसों की आवाज सुनेगी, और कुंठाओं की टहनी छिन्न छिन्न होगी फिर। मीन्स निराशाजन्य अस्तित्व भावना जो है हमारी इस समाज में, वो दूर हो जाएगी। आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी, और नई नई आशाएं होंगी, जिससे कुछ नया सृजन करने के लिए उत्साह होगा। चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी। अब कवि कह रहा है कि आज की जो चांदनी है वो चहकती हुई मुझे चटकीली प्रतीत हो रही है। चटकीली का मतलब अधिक प्रकाश दे रही है, अधिक प्रकाशित कर रही है। जब आप जानते हैं कि रात में जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो चंद्रमा की चांदनी जो है इतनी साफ स्वच्छ होती है कि आपको अपने छत पर या आसपास ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे
बिजली के खंभे से कोई लाइट जल रही हो और उसका प्रकाश चारों ओर फैला हो। इसका मतलब आपको सारी चीजें जमीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। क्यों? चटकीली चांदनी की वजह से। कल चंदा की किरण और चटकीली होंगी। कभी को ऐसा विश्वास है कि कल जो आने वाला कल है उस दिन चंद्रमा की किरण जो है और चटकीली होंगी, मीन्स और प्रकाश बिखेरेंगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेगी। अब सबके दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, मीन्स सब में प्रेम भाव जाग जाएगा। एक दूसरे से सभी प्रेम करने लगेंगे, सब एक दूसरे को समझेंगे। आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी और मानव समाज में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, एक जीव दूसरे जीव को पहचानेगा, अपना समझेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्यांश में चमकीली सुबह से सुबह का क्या आशय है? तो आप देख रहे हैं जो दिया गया है ऑप्शन, आप उसको ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। सुबह से आशय है कैसी सुबह? अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। सफेद कोहरे से चमकती सुबह, प्रातः काल का समय। और लास्ट ऑप्शन है सूर्य की किरणों से चमकीली सुबह। तो सूर्य की किरणों से चमकीली सुबह तो है, लेकिन काव्यांश जो आपने पढ़ा उसमें जो चमकीली सुबह की बात की गई है, उस सुबह का आशय है कि अंधकार को दूर करते हुए आशा भरी सुबह, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कवि को विश्वास है, क्या विश्वास है? सुबह का समय सदा सुहाना होता है, सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है, आज की सुबह सबसे अच्छी होगी, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। तो आपने कविता अगर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा कि आज की सुबह को तो उसने अच्छी कहा और यह विश्वास जगाया कि कल की जो सुबह होगी वो आज से भी अच्छी होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कुंठाओं की टहनी छिन्न छिन्न होगी से क्या तात्पर्य है? कुंठा मीन्स होता है निराशा, निराशाजन्य अतृप्त भावना। कुंठाओं की टहनी छिन्न छिन्न होगी से क्या तात्पर्य है? जब निराशा होता है, आप समझ गए, तो आप जरा ऑप्शन देखिए। दुख की अनुभूति खत्म होगी, निराशा दूर होगी, मन का दुख दूर होगा, पुरानी डाल टूट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी निराशा दूर होगी, ऐसा ही उसमें आपको दिया गया है। आपके जो पंक्तियां दी गई हैं, काव्यांश जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदनी का विश्लेषण है, सॉरी विशेषण होना चाहिए। चांदनी का विशेषण होना चाहिए। क्या है, कैसी है चांदनी? विशेषण में जो उसकी विशेषता बताए।
तो चटकीली है चांदनी। आपने देखा कि चांदनी कैसी है, चटकीली है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? दिल के दरवाजे खुल जाने का मतलब यह है कि दिल के दरवाजे खुल जाएंगे से तात्पर्य हो जाएगा कि सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखेंगे, सबके दिल की बात यहां की गई है, तो सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आपस में बातें करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कोई बात छिपी नहीं रहेगी, और सी ऑप्शन है हृदय से हृदय मिलेंगे। डी ऑप्शन है दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। तो आप देख पा रहे हैं दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। दिल के दरवाजे खुल जाने का मतलब है दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, निर्देश दिया गया 6 से 10 तक प्रश्नों के लिए। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। देखिए अभी आप काव्यांश पढ़ रहे थे, अब आपको गद्यांश पढ़ना है। तो गद्यांश पढ़िए। हैरानी की बात यह है कि मेरी दलील मित्रों के हलक से नहीं उतरती थी। हलक मीन्स गला। तब मैं उनसे कहता था साहित्य की हर विधा को, हर तरह की लेखनी को मैं बतौर चुनौती स्वीकार करता हूं। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के हृदय को छूना कोई मामूली बात नहीं होती है। बिल्कुल सही है। यह जरूरी नहीं कि आप जो लिखें वो सबको पसंद आए, यह तो आप भी स्वीकार करेंगे। बिल्कुल स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह काम सिर्फ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ही कर पाते हैं। मेरी यह दलील रामबाण सिद्ध होती थी। देखिए रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जो सबको पसंद है, सबके मन को अच्छा लगने वाले हैं। तो वही यहां कवि का कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं हर तरह की लेखनी को बतौर चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, मुझे हर तरह लिखना पसंद है, और आम आदमी से खास आदमी तक सबके हृदय को कोई लेख छुए, सबके मन को छू जाए, मीन सबको अच्छा लगे, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। कुछ न कुछ उस लेखनी में ऐसा कुछ होता है, दम, ऐसी ताकत होती है, ऐसे कुछ गुण होते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को अच्छे लगते हैं और लोग पढ़ना पसंद करते हैं। यह तो आप भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह काम सिर्फ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ही कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रामायण और महाभारत ग्रंथ जैसे ऐसे ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के कि जिनको लगभग सभी पसंद करते हैं। मेरी यह दलील रामबाण सिद्ध होती थी। वे सारे मित्र सोच में पड़ जाते थे, क्योंकि वे केवल किसी भी एक वर्ग के लिए ही लिख पाते थे। कवि अपने मित्रों की बात कर रहा है कि वे केवल एक ही तरह के लेख लिख पाते थे, किसी एक ही वर्ग से संबंधित लेख लिख पाते थे, मास के लिए या क्लास के लिए। उनके दायरे सीमित थे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए और कुछ कहा जाए लिखने के लिए तो हर तरह से किसी भी टॉपिक पर वे लिख पाए या हर तरह की शैली का उपयोग कर पाए, या ऐसा कुछ लेख लिखें जो सबके मन को भाए। तो ये आसान काम नहीं है।
लेकिन मैं दायरे के बाहर का शख्स हूं। शायद इसी कारण मैं आपसे खुलकर अंतरंग बातें भी कर सकता हूं। देखिए, किसी के अंदर यदि कोई गुण है तभी वो कुछ बात ऐसी करेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ करने की क्षमता है जिसके बारे में वो आपको बता रहा है। तो लेकिन मैं दायरे के बाहर का शख्स हूं, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं इस दायरे से बाहर का हूं, सीमित दायरे के अंतर्गत जो लोग लिखते हैं, मैं ऐसा लेखक नहीं हूं। शायद इसी कारण मैं आपसे खुलकर अंतरंग बातें भी कर पा रहा हूं, क्योंकि आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। बात कहानी की रचना प्रक्रिया से आरंभ की थी। तब मैं ओ हेनरी की एक कहानी पढ़ता था होना चाहिए। और भीतर दो नई कहानियों के बीज अपने आप पड़ जाते थे। कह रहे जब मैं ओ हेनरी की एक कहानी पढ़ता था तो उससे जो प्रेरणा मुझे मिलती थी, या जो मुझे उससे थोड़ा अनुभव होता था, उस एक कहानी के पढ़ने से मेरे भीतर दो नई कहानियों के बीज अपने आप पड़ जाते थे। मीन्स मैं अपने आप ही एक कहानी को पढ़कर मैं अपने आप ही और कई कहानियां, यहां तो दो की बात है, और भी कहानियां मैं लिखने में सक्षम हो जाता था। ना कोई मशक्कत, ना कोई गहरी सोच की, जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई परेशानी की जरूरत है। मीन्स एक कहानी पढ़ा तो दिमाग में अपने आप ही और कहानियां उत्पन्न हो जाती थी। यह प्रोसेस मेरे लिए उतना ही आसान था जितना कि कैरम का खेल। कैरम के खेल में देखते हैं, जब आप एक गोट को मारते हैं तो एक गोट से टकराकर और सारी गोटें भी इधर उधर फैल जाती हैं, और कौन सी गोट जो है होल में चली जाए ये कोई निश्चित नहीं होता है। इसी तरह से ये प्रोसेस मेरे लिए ऐसा ही आसान था कि मैं जब एक कहानी पढ़ता था तो मेरे अंदर जो है ऐसी ही कई कहानियों के भाव उत्पन्न हो जाते थे, कई कहानियों के निशान आ जाते थे, या कई कहानियों की बातें मेरे दिमाग में आ जाती थी कि मैं कुछ भी ऐसी दूसरी कहानी बना सकता हूं, विचार आ जाते थे। फिर भी ये रचनाएं कहानी के शिल्प में कहानी विधा के अंतर्गत लिखी गई पुख्ता किस्सा गोई हैं। फिर भी ये रचनाएं जो आज रचनाएं की जा रही हैं, कहानी के शिल्प में कहानी विधा के अंतर्गत लिखी गई पुख्ता किस्सा गोई हैं। किस्सा गोई का मतलब किसी कहानी को संक्षेप में छोटा बनाकर लोगों के लिए लिखना, ताकि वे पढ़ पाएं, समझ पाएं। पर यह किस्सा गोई जिंदगी से अलग नहीं हो सकती है। हमारे जीवन के साथ जो भी चल रहा है दिन रात, वे सब क्या हैं? कहानियां हैं। जो भी हम देखते हैं, जिसके लिए भी कोई शब्द यूज करते हैं, वो सब क्या हैं? कहानियां हैं। और सब पर कहानी बनाई जा सकती है। सब जो भी हम देखते हैं अपने आसपास, या कुछ भी जो भी हम विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, सब पर कहानी बनाई जा सकती है। सब एक कहानी है, ऐसा मानिए। और उन्हीं में से हम कुछ चूज करके छोटी छोटी कहानियां लिख देते हैं जो लोगों को पसंद आए, जिसे जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो जिंदगी के साथ हर पल चल रही हैं। मनुष्य हर पल, अगर मनुष्य जीवित है, मानव जीवित है, तो वो फिर हर पल नई कहानी गढ़ रहा है। क्वेश्चन है हमारा
लेखक ने किस्सा गोई को जिंदगी से अलग नहीं माना, क्यों? क्योंकि किस्सा गोई का अर्थ है जिंदगी की कहानियां। हर लेखक अपनी जिंदगी की लंबी कहानी लिखता है। हम अपने आसपास जो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे शब्द देते हैं। अभी आपने यही सुना कि हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, हम उसे ही शब्द देते हैं और उन्हीं शब्दों का संग्रह एक कहानी का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। कहानियों में लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं होती हैं, सब तरह की घटनाएं होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दलील का हलक से नहीं उतरने का आशय है, मीन्स लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे। दलील का हलक से नहीं उतरने का मतलब है उसको स्वीकार नहीं करते थे। कहते हैं भाई ये बात हमारे हलक से नहीं उतरी, मतलब ये बात हम नहीं मान सकते, हमारे समझ में नहीं आया, हम इसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। दलील के विपरीत दूसरी दलील रखना। दलील का हलक से न उतरने का मतलब है दलील के विपरीत दूसरी दलील रखना। दलील को स्वीकार ना कर पाना, दलील को दूसरों को ना बताना, दलील को हल्के से ना लेना। तो आप देखिए, दलील को स्वीकार न कर पाना, हलक से ना उतरने का मतलब है स्वीकार न कर पाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लेखक के मन की क्या खास बात है? लेखक के लेखन की क्या खास बात है? लेखक के लेखन की खास बात क्या है पूछ रहा है। तो लेखक ने अभी बताया कि मैं कुछ अलग हूं। उनका लेखन खास लोगों के दिल को छूता है। वे केवल किस्सा गोई में निपुण हैं। वे केवल जिंदगी की कहानी लिखते हैं। उनका लेखन सभी तरह के लोगों के दिल को छूता है, क्योंकि यह लेखक अनूठा है और सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी। उनका लेखन सभी तरह के लोगों के दिल को छूता है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखक दूसरों की कहानियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेखक को ओ हेनरी की ही किताबें पढ़ना पसंद था। लेखक के लेखन का दायरा थोड़ा बड़ा है। लेखक बेहद कल्पनाशील और सृजनशील है। तो देखिए, लेखक ने पहले ही बताया कि मैं किसी सीमित दायरे में रहकर कुछ नहीं लिखता, मैं इन सब से अलग हूं। मीन्स लेखक के लेखन का दायरा थोड़ा बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को कहानी लिखने में कहानी के शिल्प पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेखक ने तो कहा कि मैं जब एक कहानी सुनता हूं तो मुझे दो कहानियां अपने आप मेरे दिमाग में आ जाती हैं। मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता, मुझे ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। तो कहानी के शिल्प पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये तो गलत है पूरी तरह से। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, राइट है। बहुत सोचना विचारना पड़ता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। मैं आपको इशारा कर दूं थोड़ा सा कि हमेशा जो है भाववाचक संज्ञा को आप ध्यान देंगे, लास्ट में ता अक्सर आपको मिलेगा। तो आप देखिए,
राम ने सुरेश के साथ सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन से वर्ड में है? राम में कि सुरेश में कि निर्वाह में कि मित्रता में? तो देखिए मित्रता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? इसमें जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है किसका? अब देखिए यहां की जो है वो संयोजन का काम कर रहा है, योजक है जो क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। सदा सत्य बोलना चाहिए और पिता ने समझाया, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजन का काम कर रहा है, तो संयोजक कहलाएगा। और यह वाक्य उदाहरण है किसका? सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो मैंने आपको समझाया कि ये दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है, इसका मतलब मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है विभाव। जो क्या करती है? स्थायी भाव को जो सुषुप्तावस्था में है, स्थिर अवस्था में है, उसे जगाने का, उद्दीपन का कार्य करती है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विभाव, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ये जो मैंने टिक लगा दिया गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? आकाश में विचरण करने के लिए तो नभचर होता है, लेकिन यहां ऐसा है ही नहीं। रजनीचर जो रात्रि में विचरण करते हैं, निशाचर भी रात्रि में विचरण करते हैं। खच्चर तो बोझा ढोने वाला होता है पशु। खेचर मीन्स आकाश में विचरण करने वाले, चाहे राक्षस हो चाहे देवी देवता हो, कोई भी हो जो आकाश में विचरण करते हो उन्हें क्या कहा जाएगा? खेचर। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। परिधन छेद का जब हम संधि करेंगे, इस विग्रह का जब संधि करेंगे तो हो जाएगा परिच्छेद। और क्यों हो जाएगा? इसमें होगी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में जब स्वर के बाद छा आएगा तो छा जो है आधा चा और छा में बदल जाएगा।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन होगा, परिच्छेद। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बड़ा आ गया है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं सब लोग। निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, सदैव और नायक। तो नायक ऐसा शब्द है जिसका अगर हम विच्छेद करें तो नय धन अक होगा, अय का आय हो जाएगा, अय धन आ बराबर आय, इसी से हुआ नाय। तो नायक अयादि संधि होगा। आपको अयादि संधि इसमें ढूंढना था, वो होगा नायक। अगला क्वेश्चन है, नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है। वाक्य में क्रिया है। नीता कपड़े धोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है। आप प्रश्न कर लिया करें कि क्या लगाकर। नीता कपड़े धोती है, क्या धोती है? तो कपड़े धोती है, आपको उत्तर मिल रहा है। अगर हम कहें कि नीता रोती है, तो आप कहें क्या रोती है। आप ऐसा पूछें कि क्या रोती है, तो रोना हो जाएगा अकर्मक। क्या धोती है, तो आप हो जाएगा कपड़े धोती है, तो हो जाएगा सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। अगला क्वेश्चन है, दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और संकर। रूढ़ नहीं है और योग रूढ़ भी नहीं है, क्योंकि योग रूढ़ जब होता है तो फिर बहुब्रीहि समास हो जाता है। यौगिक की बात है तो यौगिक जो है क्या होता है, दो शब्दों के संयोजन से बनता है। दूध और वाला, यहां दोनों का संयोग हुआ तब बना दूध वाला। तो रचना की दृष्टि से ये कैसा है? यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का दूसरा जो पार्ट है, इंग्लिश। अब इंग्लिश को आप ध्यान से देख लें जल्दी से। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम आपको समझा दें, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। तो देखिए यहां थोड़ा मिस्टेक है, जो वर्ड्स लिखा हुआ है ये वर्ड्स होना चाहिए, WORDS, क्योंकि बुक की चर्चा की जा रही है तो बुक में शब्द होंगे। और व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर इन आवर बुक। तो देखिए यहां वर्ड्स होना चाहिए, WORDS। व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर हैं, कहां हैं? इन आवर बुक्स, हमारी पुस्तकों में कितने आश्चर्य के शब्द हैं, या आश्चर्य वाले शब्द हैं। एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज।
in our fancies and our eyes. जब कोई इन पुस्तकों को खोलता है, जब कोई उन्हें खोलता है, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आईज, तो हमारी कल्पनाओं और हमारी आंखों में नए विचार और नए लोगों का उदय होता है। जो भी खोलता है उसके आंखों और कल्पनाओं में नए विचारों और नए लोगों का उदय होता है। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, वह रूम, वह कमरा जिसमें हम बैठे होते हैं, मेल्ट अवे मीन्स गायब हो जाता है। जहां हम बैठे होते हैं वो गायब हो जाता है कमरा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किताब में, पुस्तकों में पढ़ते पढ़ते इतने डूब जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं कि हम कहां हैं। एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स एट प्ले, और हम स्वयं को एक खेल खेलता हुआ पाते हैं, एक खेल में लगा हुआ पाते हैं। विद समवन हु बिफोर द एंड, और किसी व्यक्ति के साथ स्वयं को खेल खेलता हुआ पाते हैं, या स्वयं को अभिनय करता हुआ पाते हैं। जो बिफोर द एंड मीन्स अंत के पहले होता है। जिस कहानी, कविता या कुछ भी जो हम पुस्तक में पढ़ रहे होते हैं उसका एक पात्र होता है। मे बिकम आवर चोजन फ्रेंड, हमारे चुने गए मित्र, हमारा वह चुना गया मित्र बन सकता है। हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं पुस्तक से, उसमें कई पात्र होते हैं और उसमें से किसी पात्र का जो है काम हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको अपना मित्र कैसे चुन लेते हैं कि हम उसकी कहानियों को ज्यादा पसंद करते हैं और बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। और वी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज, हम जो है उस पेज में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते हैं। पेज को हम समुद्र या नदी मान लेते हैं, समुद्र नहीं नदी मान लेते हैं, और उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते हैं, अपने मन को तैराते हैं, डूब जाते हैं। टू सम अदर लैंड और एज, दूसरे भूमि और दूसरे समय के लिए, दूसरे समय काल के लिए। कुछ समय के लिए हम ऐसा ही हमें प्रतीत होता है। हियर्स आवर बॉडी इन चेयर, यहां हमारा शरीर तो कुर्सी में होता है, बट आवर माइंड इज आउट देयर, लेकिन हमारा दिमाग उससे बाहर कहीं और होता है। ईच बुक इज ए मैजिक बॉक्स, प्रत्येक पुस्तक एक जादुई पिटारा है। विच विद ए टच ए चाइल्ड अनलॉक्स, जिसे एक बच्चा अपने टच से खोलता है। इन बिटवीन दियर आउटसाइड कवर्स, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर दियर लवर्स, अपने बाहर के कवरों के बीच में किताबें अपने प्रेमियों के लिए सभी चीजों को पकड़े रहती है, संजोए रहती है।
आपने देखा है कि उसके दो कवर होते हैं, आगे और पीछे वाले, उन्हीं के बीच में अपने प्रेमियों के लिए उसमें कहानी अंदर ही तो होता है ना, पूरी कहानी को उसी में पकड़े हुए रहते हैं वे दो कवर। तो चलिए देखते हैं अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो इसमें। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड्स आवर चोजन फ्रेंड रिफर टू। शब्द जो आपको आवर चोजन फ्रेंड यहां मिला, इससे क्या व्यक्त, ये किस चीज को व्यक्त कर रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? आवर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, स्कूल की यहां कोई चर्चा नहीं है। ए कैरेक्टर हुम वी लाइक इन ए स्टोरी, एक ऐसा पात्र जिसे हम कहानी में पसंद करते हैं। द फ्रेंड वी चोजन टू स्टडी विद, वह मित्र जिसे हमने साथ में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए चुना है। ए फ्रेंड हु वी लाइक प्लेइंग विद, एक ऐसा मित्र जिसके साथ हम खेलना पसंद करते हो। तो आप बेस्ट ऑप्शन चुनिए और देखेंगे कि आप पाएंगे कि द वर्ड्स आवर चोजन फ्रेंड रिफर टू ए कैरेक्टर हुम वी लाइक इन ए स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा पात्र जिसे हम कहानी में पसंद करते हैं, उसी को अपना मित्र बना सकते हैं, आपने पढ़ा था अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर डॉट 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 साइन लैंग्वेज। According to sign language, by means of, in spite of, but for। According to means के अनुसार, in spite of means के बावजूद, और but for means फिर भी, यदि ऐसा न होता तो। by means of के माध्यम से, तो देखिए जरा क्या सेट हो सकता है। द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट, बहरा जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए सीखता है विद वन अनदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सीखता है। क्या, कैसे कम्युनिकेट करता है, किस प्रकार से? बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, संकेतों और इशारों के माध्यम से। तो के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इनंडेट, आपको इसका पर्यायवाची वर्ड चुनना है हिंदी में। समानार्थक वर्ड क्या हो सकता है? सिंक मीन्स होता है डूबना, और पास बाई मीन्स होता है गुजरना। और जो ऑप्शन है टू फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना। बैटर डाउन मीन्स होता है मार मार कर तोड़ डालना। तो आप जरा देखिए, पहले आप समझ लें कि इनंडेट मीन्स होता क्या है। इनंडेट मीन्स होता है बाढ़ आना, और टू फ्लड मीन्स भी होता है बाढ़ आना। तो इसका सिनोनिम तो मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, द गर्ल चाइल्ड
लूसी इज इन पोएम रिटन बाय। लूसी की कविता आपने पढ़ी थी हाई स्कूल में कि स्टोर्मी नाइट में वो तूफान में, बर्फीले तूफान में खो जाती है। अब इस कविता को किसने लिखा है, किसने इसकी रचना की है, ये आपको बताना है। तो ये कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया गया है और एरर पार्ट आपको चुनना है, किसमें कमी है, कौन से पार्ट में, वो आपको चुनना है। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। अब आप समझिए कि द मैन में कमी है, कि स्टैंडिंग नेक्स्ट टू में कमी है, द पिलर इज में कमी है, या माई ओल्डर ब्रदर में कमी है। आप देखिए ओल्डर ब्रदर नहीं होता है, क्या होता है, एल्डर ब्रदर। यंगर ब्रदर छोटे के लिए एल्डर ब्रदर, बड़े के लिए तो ओल्डर ब्रदर गलत है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, कमी है। जिस पार्ट में कमी है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इडियम्स। आई डॉट डॉट ऑफ राम एट द थिएटर। रामा, राम नहीं रमा है, लेडी। एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी। कैसे पता चला कि स्त्रीलिंग है, सी को देखकर। तो हेल्ड ए ग्लिम्प, थ्रू ए ग्लिम्प, वांटेड ए ग्लिम्प। वांटेड ए ग्लिम्प मीन्स एक झलक चाहता था, थ्रू ए ग्लिम्प मीन्स एक दृष्टि, एक झलक फेंकी, और हेल्ड ए ग्लिम्प मीन्स एक झलक पड़ी। कॉट ए ग्लिम्प मीन्स एक झलक देखा। आई कॉट ए ग्लिम्प ऑफ रामा, मैंने रमा की एक झलक देखी। एट द थिएटर, थिएटर में। बट सी डिड नॉट सी मी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। द विलेजर्स डॉट डॉट रीड एंड राइट देयर मदर टंग। ग्रामीणों को अपनी मातृभाषा लिखना और पढ़ना आना चाहिए। लिखना और पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शुड। विच ऑफ द फॉलोइंग लाफ, निम्नलिखित में से कौन हंसते हैं। कौन हंसता है भाई, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन हंसता है। गोट्स, हैनाज, लायंस, डियर। बकरियां हंसती हैं कि शेर हंसते हैं, या हिरण हंसते हैं, या हैना मीन्स लकड़बग्गा हंसते हैं। तो जो ये चार ऑप्शन दिए गए इसमें से हैना जो है ये हंसता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। मेक द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कार्कस, कार्कस शब्द का आपको सिनोनिम बताना है। जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनमें से चुनकर, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं।
तो पहले आप ये जाने कि कार्कस मीन्स होता क्या है। कार्कस मीन्स होता है मृतक शरीर या लाश, मुर्दा। और बल्क मीन्स होता है बड़ी मात्रा में या विशाल आकार। क्वालिटी मीन्स होता है गुण या विशेषता। और फेडरेशन मीन्स होता है संघ या महासंघ। और कार्पस मीन्स होता है मृत शरीर या लाश या मुर्दा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपको सिनोनिम ढूंढना था। और इस प्रकार से अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट वर्ड आपको चुनना है। और सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन। तो देखिए जो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, स्टम्बल, स्ट्रक, स्टम्प्ड और स्टेयर्ड। स्टम्बल्ड मीन्स होता है ठोकर लगना। स्टम्प्ड मीन्स होता है पैर पटक पटक कर चलना। और स्टेयर्ड मीन्स होता है मार्ग पर लाना। स्ट्रक मीन्स होता है प्रभावित करना। तो स्टम्बल मीन्स ठोकर लगना या लड़खड़ा जाना या लड़खड़ा कर चलना। ही वॉज टायर्ड, वह थका था, एंड इल और बीमार था। एंड स्टम्बल्ड ऑन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर लड़खड़ा गया या ठोकर लगी। एंड फेल ऑल द वे डाउन, और क्या हुआ, बाहर गिर गया। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी आपको किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगला पार्ट आप नेक्स्ट डे देखेंगे, उसमें भी कुछ नया पाएंगे जो आपके इस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आप क्रम से हमारी वीडियो को, हमारे इस चैनल पर बनाए गए वीडियो को आप देखते रहें, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसा हमारा दावा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।